हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूपी एमआरसी के मेट्रो के इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर के क्वेश्चन आपने चालू किए थे। 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये, 17 अप्रैल 2021 का। कल के दिन में 25 क्वेश्चन सोल्यूशन कर दिए थे। आज 25 से 50 करने की कोशिश करेंगे। वीडियोज में कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। साथ में वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 25। ट्वेंटी फाइव तक कर ली थी, आज करेंगे 26 से। इससे स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का ईंधन पानी से उत्पन्न होता है और इसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से कहा जाता है? नेचुरल गैस पानी से होती है? बिल्कुल नहीं। पेट्रोलियम भी नहीं होता। हाइड्रोजन गैस अपने मानते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन मटेरियल्स जो रहते हैं, और इसके अंदर नवीनीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो रहते हैं वो होते हैं जो एक बार में, जो अपने जैसे विंड पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट रहेगी, इनके अंदर जो विंड पावर प्लांट जैसे हो गया तो इसके अंदर एयर आती है, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। और टाइडल जो एनर्जी रहती है, चलती रहती है समुद्र से, वही पानी आएगा, उसी वेव फॉर्म से वापस चला जाएगा, फिर आएगा। तो इसके अंदर ईंधन की एक तो प्रदूषण की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, साथ में दोबारा यूज कर सकते हैं ऐसे मटेरियल्स जो रिन्यूएबल होते हैं, नवीनीकरणीय रहते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं पारंपरिक। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज तो इसके अंदर थर्मल रहता है अपने पास, थर्मल पावर प्लांट होता है, और हाइड्रो पावर प्लांट रहता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट रहते हैं। ये जो पावर प्लांट होते हैं या एनर्जी के जो साधन हैं, इनके अंदर अपने थर्मल के अंदर कोयला यूज में लेते हैं। एक बार यूज में ले लिया तो इसे वापस यूज में जल जाएगा, फिर क्या, इसको क्या ही यूज में लेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी देख लेते हैं साथ साथ में। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 20 से लेकर 29% तक रहती है। ओके। हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, एफिशिएंसी 85। न्यूक्लियर के अंदर रहती है 42% से लेकर 80, 42% से लेकर 48% तक। ओके। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो रहते हैं, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो हो गया और न्यूक्लियर रहेगी। और नॉन कन्वेंशनल वो रहते हैं जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आ जाते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिस प्रकार सोलर हो गया, विंड पावर प्लांट हो गई। ओके। विंड पावर प्लांट के अंदर क्वेश्चन आता है कई बार कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन, तो इसके अंदर मल्टी ब्लेड, मल्टी ब्लेड शेल प्रोपेलर जो अपने पास टरबाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन रहती है। क्वेश्चन 26 का आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। इंसुलेशन, इंसुलेटिंग ऑयल की मुख्य सामग्री है। इंसुलेटिंग जो ऑयल रहता है अपने पास, इसके अंदर मेन कंटेंट रहता है नेफ्था होता है, और सुगंधित रहता है, पैराफिन मटेरियल्स रहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 28। के डब्ल्यू एच मीटर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, किस प्रकार? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता वैसे तो, कैटेगरी के आधार पर देखें तो। डिफ्लेक्शन अपने पास टॉर्क रहता है जो पॉइंटर को प्रारंभिक स्थिति से हिलाता है। डिफ्लेक्शन टॉर्क
पॉइंटर को प्रारंभिक स्थिति से चलाना डिफ्लेक्शन टॉर्क रहता है। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, इसमें पॉइंटर की गति धारा के परिणाम के समानुपाती रहती है। साथ में डिफ्लेक्शन टॉर्क के अंदर अगर जो टॉर्क रहेगा, जो टॉर्क रहता है, ये अगर धारा के समानुपाती है तो अपने पास जो स्केल रहेगी वो स्केल लीनियर कह सकते हैं। ओके, अगर धारा के वर्ग के समानुपाती है तो स्केल नॉन लीनियर होगी। ओके, कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क में टॉर्क रहता है अपने पास स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क और ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क। ग्रेविटी के अंदर पॉइंटर के विपरीत दिशा में, पॉइंटर की विपरीत डायरेक्शन में एक निश्चित मान का वेट लगाया जाता है, जिसके कारण जिस मीटर के अंदर ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क रहेगा उन मीटर्स को केवल वर्टिकल कंडीशन में रखकर यूज कर सकते हैं। और ये मीटर ज्यादातर कंट्रोल जो पैनल्स रहते हैं उनके अंदर ज्यादातर यूज में लिए जाते हैं। कंट्रोल पैनल की बात करें तो उनको कभी हिलाया नहीं जाता, फिक्स एक जगह यूज लगा दिया तो लगा ही दिया। स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क रहता है। ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क के अंदर डिफ्लेक्शन कंट्रोलिंग जो फोर्स रहेगा वो साइन थीटा के समानुपाती होगा और ग्रेविटी के अंदर थीटा के समानुपाती रहता है। ओके, और डैम्पिंग टॉर्क रहता है, पॉइंटर को प्रारंभिक स्थिति से डिफ्लेक्शन टॉर्क लाएगा, उसके बाद में उसकी गति को नियंत्रण करना कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है। कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क का अपोज करता है, इसका कारण पॉइंटर दोलन पैदा होगा। उस दोलन को नियंत्रण करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क यूज में लिया जाता है। डैम्पिंग टॉर्क में अंडर डैम्पिंग रहती है तो पॉइंटर इधर उधर गति करेगा और अंतिम स्थिति में रुकने पर टाइम लगेगा। क्रिटिकल डैम्पिंग में शीघ्र तरीके से अंतिम स्थिति पर जाएगा और शीघ्रता से रुक जाएगा। ओवर डैम्पिंग के अंदर धीरे धीरे अंतिम स्थिति पर जाएगा और रुकने में समय लेगा। ओके, और डैम्पिंग टॉर्क के प्रकार की बात करें तो एयर फ्रिक्शन रहता है, एडी करंट रहता है और फ्लूइड फ्रिक्शन रहता है। फ्लूइड फ्रिक्शन उन मीटरों के अंदर टॉर्क काम में ये लिया जाता है जहां पर जिनका डिफ्लेक्शन जो स्टार्टिंग जो टॉर्क रहता है वो काफी निम्न हो। ओके, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 28। तो के डब्ल्यू एच मीटर किस प्रकार का है? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो ग्राफ पेपर पर वोल्टेज या धारा के मान में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो ग्राफ पेपर पर अंकित करता रहता है। इंटीग्रेटिंग होते हैं के डब्ल्यू एच मीटर और एम्पियर हावर मीटर। एम्पियर हावर जो मीटर्स रहते हैं ये थॉमसन और फेरांटी प्रकार के रहते हैं। ओके, और इंडिकेटिंग जो रहते हैं ये वोल्ट मीटर रहेगा, एम्पियर्स मीटर होगा, वाट मीटर रहेगा, फ्रीक्वेंसी मीटर मान लें। ये मीटर्स होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, अभी ऑप्शन अपने पास 28 का रहेगा आंसर नंबर सी। 29 नंबर, किसी मशीन की वाइंडिंग जो केवल लोड करंट प्रवाहित करती है कहलाती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग रहती है अपने पास। ओके, तो डीसी मशीन की अगर अपने बात करें तो डीसी मशीन के अंदर जो वाइंडिंग अपने दिखाते हैं ये E1 है, E2 है तो शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये BIS
अधिनियम 47/18 1975 के हिसाब से, 1975 के अधिनियम के अनुसार से जो D1 D2 से दर्शाएंगे अपने वाइंडिंग, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग रहेगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और जो वाइंडिंग अपने दिखाएंगे E1 E2 से, ये वाइंडिंग होगी शंट फील्ड वाइंडिंग। वाइंडिंग अपने शो करेंगे B1 B2, तो ये वाइंडिंग रहेगी इंटरपोल वाइंडिंग, या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग भी कहते हैं इसको। वाइंडिंग जो अपने बनाएंगे C1 C2, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग रहती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग रहेगी। और ये आर्मेचर के रूप में दिखाते हैं, तो इसको वैसे ही पहचान लेते हैं कि ये आर्मेचर है। A1 A2 रहती है, ये आर्मेचर वाइंडिंग रहती है। और वाइंडिंग एक रहती है अपने पास F1 F2, तो ये सेपरेटली एक्साइटेड वाइंडिंग रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 29 का आंसर हो जाएगा बी। वह टॉर्क जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है कहलाता है। द टॉर्क विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क कैनावेज। तो कौन सा टॉर्क रहता है जो कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है? तो वो सॉफ्ट टॉर्क रहता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्पन्न टॉर्क और सॉफ्ट टॉर्क के बीच में जो अंतर रहता है वो क्या कहलाता है? तो दोनों इक्वल क्यों नहीं हो सकते? तो इसका रीजन रहता है घूर्णन हानियों के कारण, रोटेशनल लॉसेस। क्वेश्चन 31 अपने पास टाइप ही नहीं है। टाइप में मतलब जो आपने क्वेश्चन डाउनलोड पेपर किया था उसके अंदर ही नहीं था 31 नंबर क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन है ऐसे। एक तार में वोल्टेज ड्रॉप क्या है? यदि एक सर्किट बॉक्स सॉकेट पिन को वोल्टेज 120 वोल्टेज की आपूर्ति करता है तो वोल्टेज 115 प्राप्त होता है, जो सर्किट बस बॉक्स से 37 फीट दूर पर है। तो सीधा अपने वोल्टेज के पास वैल्यू दिखा रहा है वोल्टेज के अंदर, तो 120 वोल्टेज माइनस 115 करेंगे अपने को मिलेगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट अपने पास वोल्टेज ड्रॉप आ गया परिपथ का, 37 मीटर के अंदर मान सकते हैं। 5 वोल्ट ड्रॉप रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर है प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो अपने पास रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम रहता है ये कहलाता है कंडक्टेंस। ओके, रजिस्टिविटी का जो व्युत्क्रम रहेगा ये कहलाता है कंडक्टिविटी। इंपेडेंस का व्युत्क्रम होता है एडमिटेंस। रिएक्टेंस का व्युत्क्रम होता है सस्पेंटेंस। क्यू का उल्टा होता है कोसफाई। सुबह से तक आपको जो कल के दिन में 25 क्वेश्चन करवाए थे यूपीएमआरसी मेट्रो के, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोसफाई का अपोजिट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या रहता है? रेसिप्रोकल होता है इसका क्वालिटी फैक्टर या फाइगर्स ऑफ मेरिट फैक्टर भी कहते हैं। और अपने पास इंपेडेंस आ गया, रिएक्टेंस। ओके, तो अभी अपने पास हो जाएगा क्वेश्चन का उत्तर कंडक्टेंस, प्रवाहक तब। 33 का नंबर ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर, किसी लाइन में विद्युत आपूर्ति वोल्टेज अन्य की तुलना में अधिक है। किस लाइन की वोल्टेज अधिक होगी? क्या जनरेशन स्टेशनों के अंदर जो वोल्टेज पैदा करेंगे वो अधिक रहेगी? तो जनरेशन स्टेशनों पर जो वोल्टेज मानते हैं अपने 6.6 केवी से अधिक, 11 केवी रहती है, 33 केवी रहती है। जो मैक्सिमम भारत के अंदर उत्पन्न जो वोल्टेज है वो 33 केवी है मैक्सिमम। जो पावर को पैदा किया जाता है वो अधिकतम जो वोल्टेज की वैल्यू रहती है 33 केवी से ज्यादा वोल्टेज का उत्पादन नहीं किया जाता। ज्यादातर अपने को पूछ ले तो मैक्सिमम किस वोल्टेज पर किया जाता है, तो वो ज्यादातर जो अपने किस वोल्टेज पर पावर को पैदा किया जाता है तो 11 केवी पर। और अधिकतम से अधिकतम ज्यादा से ज्यादा किस वोल्टेज पर पावर को पैदा किया जाता है तो वो 33 केवी रहता है।
कंज्यूमर लाइन माने तो ये 230 वोल्टेज और अपने पास रहती है 440 वोल्टेज। अधिनियम आया था 2019 के अंदर, उसके हिसाब से वोल्टेज माने तो 250 वोल्टेज कर दिए डोमेस्टिक लोड के लिए, घरेलू जो लोड रहते हैं उनके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन माने तो इसके अंदर यही वोल्टेज रहती है 11 केवी अपने मान सकते हैं, और अधिकतम किस वोल्टेज पर पावर को वितरण किया जा सकता है तो 11 केवी की लाइन रहती है। ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रहती है 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी। अब आपको वोल्टेज इसके अंदर कुछ भी उतार चढ़ाव टॉलरेंस की बात करें तो कितनी हो सकती है, 400 केवी और 765 केवी जो वोल्टेज रहती है इसके अंदर 1 पॉइंट प्लस माइनस 1.5% से ज्यादा वोल्टेज का मान वेरिएशन नहीं करना चाहिए। ओके, 220 केवी की लाइन होगी उसके लिए वोल्टेज प्लस माइनस 2% से ज्यादा वोल्टेज वेरिएशन नहीं करना चाहिए, और 132 केवी के लिए रहता है प्लस माइनस 3% से ज्यादा वोल्टेज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अंदर थोड़ा और बता देता हूं आपको कि जो अपने पास ये 132 केवी की लाइन रहती है तो जो अपने कंडक्टर फेज कंडक्टर है और ग्राउंड लेवल से के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 132 केवी है तो इसके अंदर 6.4 मीटर गैप रहना चाहिए। 220 केवी की लाइन है तो इसके अंदर 7.0 मीटर का। 400 केवी की लाइन है तो इसके अंदर 8.84 मीटर का। और 800 केवी की लाइन है तो इसके लिए 12.4 मीटर का गैप रहना चाहिए। ओके, अभी अपने पास आंसर हो जाएगा। विद्युत आपूर्ति वोल्टेज अन्य की तुलना में अधिक है तो ट्रांसमिशन लाइन की अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग ईएमएफ किसके कारण प्रेरित होता है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किसके कारण पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफार्मर की बात आ गई तो ट्रांसफार्मर में पूरा देखते हैं। नहीं, पीडीएफ क्रिएट करते हैं पहले। ये अपने पास ट्रांसफार्मर की कोर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जब अपने V1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट का मान फ्लो करेगा आई नोट जब सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है। सेकेंडरी वाइंडिंग वाइंडिंग ओपन होगी तो करंट का मान फ्लो करेगा आई नोट, और आई नोट की जो वैल्यू रहती है वो होती है 2 से 5%। ओके, और जो कोर में फ्लक्स रहेगा ये रहेगा 5C म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स पैदा करने के लिए जो कंपोनेंट या करंट का जो वैल्यू कैपेबल होती है वो होता है आई म्यू। आई म्यू का कार्य होता है कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना, और जो आई डब्ल्यू होता है ये वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है उसको कंपनसेशन करता है। तो ये टोटल करंट रहता है आई नोट।
ओके। जब इसके अंदर V1 वोल्टेज अप्लाई करी तो करंट आई नॉट फ्लो होगा और फ्लक्स फ्लो करेगा 5C। ओके। 5C के डायरेक्शन अपने मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू इस साइड है। ओके। जिस डायरेक्शन में अपने शो कर रखी है, तो अपने पास जो एमएमएफ वन होगा ये क्या होगा, एमएमएफ रहता है N×I। एन अपने पास है N1 प्राइमरी नंबर ऑफ टर्म और धारा है आई नोड, तो इसके कारण एमएमएफ जो अपने मानेंगे ये होगा एमएफ नोड। ओके। ये फ्लक्स प्रोड्यूस अपने कोर में फ्लो कर रहा है और इसके कारण फाई वन भी तो रहेगा। जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड पर डालेंगे, अब सेकेंडरी एमएमएफ की अपने बात करें, वाइंडिंग को लोड पर डालेंगे तो I2 करंट की वैल्यू फ्लो करेगी। लेंज लॉ के हिसाब से 5C फ्लक्स सेकेंडरी ईएमएफ प्रोड्यूस करवा रहा है, तो phi2 उसका अपोज करेगा। ओके। थोड़े टाइम के लिए 5C की जो वैल्यू है वो कम होगी। 5C की वैल्यू कम होगी तो अपने पास एमएमएफ जो वन है इसका मान कम होगा। इसका मान कम तो करंट I1 अधिक फ्लो करेगा, आई नोट की जगह करंट फ्लो करेगा I1। अब अपने पास एमएमएफ बनेगा वन जो रहेगा, ये एमएमएफ बनेगा अपने पास N1×I1। ओके। तो इसके कारण फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो होगा phi1। ये phi2 को डिक्रीज करेगा। phi1 जो फ्लक्स रहता है ये phi2 को डिक्रीज करने की क्षमता रखता है, phi2 को डिक्रीज करेगा और 5C वापस अपनी वैल्यू पर आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर 5C म्यूचुअल जो फ्लक्स रहता है इसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती, एक निश्चित मान तक रहती है। जब तक जिस ट्रांसफार्मर को बनाया गया है उसके V/F जब तक कांस्टेंट रहेगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बाकी ट्रांसफार्मर को डिप्लीट करेंगे अपने, पूरा करवाऊंगा आपको थोड़े दिनों के बाद में अपने लेक्चर, लेसन वाइज लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ओके। अभी चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 35 का आंसर हो जाएगा अपने पास बी। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये प्रोड्यूस होता है। कौन सा सूत्र तार के इंसुलेशन प्रतिरोध को सही ढंग से परिभाषित करता है। वायर का, कंडक्टिंग मटेरियल का प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग मटेरियल का कब पता लगेगा, जब अपने पास वोल्टेज और वोल्टेज के अंदर लीकेज करंट, लीकेज जो करंट रहेगा इसके द्वारा अपने को इंसुलेशन प्रतिरोध का पता चलता है। जिस प्रकार अपने एक आपको बताऊं कि 10 एम्पियर अपने पास लोड है टोटल, इसके अंदर लीकेज करंट कितना नहीं होना चाहिए, लीकेज करंट की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 1/5000। डीसी की बात करें तो इसके अंदर रहता है 1/2000 से ज्यादा करंट की जो वैल्यू रहती है, इससे ज्यादा लीकेज करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो 10 एम्पियर का बनेगा 0 से 0 और 1/500। पॉइंट लगाया 0, 0 लगाया 0 और 0 से 0, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 2 मिली एम्पियर। तो अपने पास वोल्टेज अपने मान ले 250, 2019 अधिनियम के अंदर वैसे ही 250 वोल्टेज बता दिए है। तो इसके अंदर वोल्टेज अपन में धारा करेंगे तो धारा की वैल्यू है 0.02। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो 3 ऊपर 0 लगा देंगे और
2 को डिवाइड करेंगे तो 250 का आएगा 125 और आगे 3 जीरो 1 2 3। तो अब जो वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1.0.125 मेगा ओम। 10 मेगा की वैल्यू रहती है 10⁻⁻6, किलो के लिए 10⁻⁻3, गीगा के लिए 10⁻⁻9, टेरा के लिए 10⁻⁻12, पेंटा के लिए 10 मेगा के लिए 10⁻6, किलो के लिए 10⁻3, गीगा के लिए 10⁻9, टेरा के लिए 10⁻12 और पेंटा के लिए 10⁻15 और एक्सा के लिए 10⁻18 रहती है। वो माइनस में से बोल दिया मैंने। तो घर का जो अब इसके अंदर 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा संख्या अपने पास 6 है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 1.0.125 मेगा ओम से इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि लीकेज जो अपने पास रेजिस्टेंस रहता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपने ज्ञात करेंगे आपूर्ति वोल्टेज कितनी है और इंसुलेशन से करंट कितना लीकेज हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास सी। ये मेगा गीगा की वैल्यू बताई देता हूं आपको। मेगा के लिए रहेगा 10⁻6, किलो के लिए रहेगा 10⁻3, मेगा गीगा, गीगा के लिए रहेगा 10⁻9 और टेरा के लिए रहेगा 10⁻12, पेंटा के लिए रहेगा 10⁻15 और एक्सा के लिए रहेगा 10⁻18। ओके, इसी इसी तरह से मिली के लिए 10⁻−3, माइक्रो के लिए 10⁻−6, नैनो के लिए 10⁻−9, पिको के लिए 10⁻−12। ओके, कई बार क्वेश्चन आ जाता है वैसे। 37 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किस समूह में तत्वों का उपयोग पी प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग के रूप में किया जाता है? तो ट्रिवलेंट रहता है और टी प्रकार का बनाना चाह रहे हैं तो ट्रिवलेंट मटेरियल्स अपने मिलाया जाता है और अपने जिसके अंदर मिलाएंगे वो मटेरियल्स रहते हैं पहले से सेमीकंडक्टर। ओके, ट्री इनके अंदर क्या होता है, जो लोअर कक्षा रहती है, आउटर ऑर्बिट रहता है, उसके अंदर उसके लेयर को अपने कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्टर रहेगा, जिसके अंदर 4 होगा सेमीकंडक्टर और 8 या 8 से ज्यादा रहेगा वो होगा इंसुलेटर मटेरियल। ओके, तो सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर रहेगा 4 और इनके अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है। पी प्रकार का बनाना है तो ट्रिवलेंट। जैसे ट्रिवलेंट का मतलब है भी लोअर ऑर्बिट की बात करें या आउटर लेयर की बात करें तो वो वैलेंस बैंड रहता है। जिन पदार्थों के वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ट्रिवलेंट मटेरियल है। ओके, इन ट्रिवलेंट को इन 4 वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन में मिलाते हैं तो 4 का सहसंयोजी बैंड बनने में एक मुक्त होल के रूप में बच जाएगा। इसे कोटर भी कहते हैं। और पेंटावलेंट जो रहता है वो एन प्रकार के मेटल्स बनाने के लिए रहता है जिनकी लोअर ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, ये पदार्थ के लिए लिख देता हूं लोअर ऑर्बिट्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, और कई बार आता है टेट्रा वैलेंट कहते हैं 4 संयोजी को, चतुर्संयोजी। ओके, अभी अपने पास रहेगा ऑप्शन ए। ट्रिवलेंट के अंदर आता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और बोरॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ऐसी प्रणाली में चरण कनेक्शन का क्रम है तो आर वाई बी रहता है। आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, बी का मतलब ब्लू। आर वाई बी ऑप्शन नंबर सी रहता है। अपने वाइंडिंग
कनेक्शन दर्शाने हो तो अपने लेते हैं यू वी डब्ल्यू 3 फेज के लिए। किसी कॉन्ट्रैक्टर के कनेक्शन दिखाने हैं तो इसके लिए रहेगा T1, T2 और T3। ओके, स्टार्टर की बात करें तो स्टार्टर के अंदर रहता है L1, L2 और L3। प्रैक्टिकल के तौर पे देख लेना आप। और फेज ग्राफ जो शो करते हैं वो रहता है RYB के द्वारा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लेना आप। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूजिटी के नुकसान को बताता है? नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, विशेषता कर्व जो रहता है इसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बना के दिखाऊं तो ये जो शो कर रहा है डॉटेड के अंदर ये लेता है लीकेज करंट, और धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ेगा और उसके बाद में एक स्लोप बनेगी जिसके अंदर ये ऊपर रहता है पीक वैल्यू, जिसे वैली पीक पॉइंट वोल्टेज कहते हैं और इसे कहते हैं वैली पॉइंट वोल्टेज। ओके, इसके बाद में वैली पॉइंट वोल्टेज के बाद में जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती है हो जाती है। ओम के नियम का व्यवहार करती है ये यूजेटी। डबल बेस डायोड भी कहते हैं ड्यूल बेस, दोहरा आधार डायोड कहते हैं। नेगेटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रखती है, रीजन की विशेषता होती है इसके अंदर। और यूजेटी की इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखें तो ये एन टाइप की सबस्ट्रेट है, यहाँ पर पी पदार्थ को डिफ्यूज करेगा और ये रहता है बेस 2 टर्मिनल्स और ये टर्मिनल्स रहता है बेस 1 और इसको नाम देते हैं अमीटर्स का। ओके, इसका सांकेतिक चिन्ह बनाएं तो ये अमीटर्स, ये बेस 2 और ये रहता है बेस 1। ओके, ये एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए यूज में लिया जाता है। एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए तापमान नियंत्रण में, मोटर स्पीड कंट्रोल के अंदर और टाइमर के लिए। ओके, इसको यूज में लेते हैं तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है बिल्कुल से। उचित प्रवर्तन प्रदान करने में असमर्थता, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट एम्प्लीफिकेशन, तो यही रहेगा अपने पास ऑप्शन उचित प्रवर्तन प्रदान करने में असमर्थ। तो ये ऑप्शन ही नेगेटिव को शो कर रहा है, नुकसान है ये इसका। ट्रिगरिंग करंट के कम मूल्य की आवश्यकता होती है तो ये तो एक बेनिफिट है। रिक्वायर्ड लो वैल्यू ऑफ ट्रिगरिंग करंट, ये तो अपने पास बेनिफिट है इसका यूजेटी का। कम शक्ति अवशोषण करने वाला उपकरण, लो पावर ऑब्जर्विंग डिवाइस, तो ये भी अपने पास ऑप्शन इसका राइट है। ऑप्शन नंबर गलत है इसका बी, गलत नहीं है वैसे, नुकसान बता रहा है ये उचित प्रवर्तन प्रदान करने में असमर्थता। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 जो मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था उसके अंदर ये क्वेश्चन थे ही नहीं, वैसे नहीं भी इसके अंदर टाइप नहीं हुआ वो बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, पीछे ईएमएफ तथ्य जैसा बैक ईएमएफ एक्टिंग लाइक, ए सोर्स है, ए टॉर्क है, ए ग्राउंडर है, इनका एक कलेक्टर है। तो बैक ईएमएफ स्टार्टिंग कंडीशन में अब डीसी मोटर को ही मान लेते हैं। डीसी मोटर को स्टार्ट करें स्टार्टर के माध्यम से, स्टार्टर से धीरे धीरे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते जाते हैं और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती रहेगी क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टेज ड्रॉप रहेगा उसके अंदर जो एलिमेंट लगा रहेगा उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या धीरे धीरे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। बैक ईएमएफ एक ग्राउंडर के रूप में कार्य करता है। अपने जैसे आर्मेचर धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन में आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो बैक ईएमएफ जो इसको जो टर्मिनल वोल्टेज है इसमें से माइनस हो रहा है, मतलब एक तरह से ये ग्राउंडर के रूप में कार्य करता है, करंट को नियंत्रण करता है एक राज्यपाल के रूप में, एक ग्राउंडर। क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत रासायनिक समतुल्य इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की इकाई है, ईसीई की फुल फॉर्म है
इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। इसके अंदर यूनिट क्या रहती है, किलोग्राम पर कूलम के अंदर कहते हैं। किलोग्राम मतलब वेट है पर कूलम, तो ग्राम अपने पास ऑप्शन रहेगा डी। स्टार्टिंग में किलोमीटर है, बाद में एमएल है, बाद में सेंटीमीटर है, तो अपने पास रहेगा किलोग्राम पर कूलम में कह देते हैं, या ग्राम पर कूलम में। जो भी ऑप्शन आपको बढ़िया लगे, जो क्वेश्चन के अंदर आपको मिले उस हिसाब से ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 43, क्रोमियम के विद्युत रासायनिक समकक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यदि 1 घंटे और 20 मिनट के लिए 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 2.16 ग्राम क्रोमियम मुक्त होता है, तो अपने पास माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जब किसी विद्युत अपघटन केंद्र से विद्युत धारा का मान प्रवाहित करते हैं, तो आयनों की सहनती जो धारा गुजारते हैं वो पदार्थ के एकत्रित द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी कि m समानुपाती ZIT या m समानुपाती Z क्यूब। ओके। और माइकल फैराडे का सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ कहता है, माइकल फैराडे इज इलेक्ट्रोलाइसिस सेकंड लॉ कहता है कि जब दो किसी पृथक पृथक विद्युत अपघटन के अंदर से विद्युत धारा का मान प्रवाहित करते हैं, तो आयनों के सहनती जो धारा प्रवाहित होती है वो परमाणु भार के समानुपाती रहती है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है मानते हैं, Z2 अपन में Z1, E2 अपन में E1, Z2 अपन में Z1, E2 अपन में E1। ओके। तो अभी अपने पास क्वेश्चन माइकल फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस के हिसाब से पहला ही अपने पास जो है माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ ही काम करेगा। तो अपने पास जो द्रव्यमान है m कितना है, z अपने पास रासायनिक तुल्यांक है, I धारा है, T समय है, और m अपने पास मास यानी कि द्रव्यमान। ओके। मुक्त होता है तो 2.16 इज इक्वल टू, समय है अपने पास 1 घंटा 20 मिनट, धारा की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, गुणा समय है 1 घंटा 20 मिनट। चलो इसको करते हैं, कैलकुलेटर से करता हूँ डायरेक्टली। वन सिक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड अपॉन में ओके। तो अपने पास आया है 9 गुणा 10 की पावर -5, 9 गुणा 10 की पावर -5। ओके। तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास सी। ग्राम पर कूलम्ब के अंदर यूनिट सभी ग्राम पर कूलम्ब है, इसके हिसाब से तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। तो अपने को जड़ ज्ञात करना था, विद्युत रासायनिक समकक्ष इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, जिसकी अभी आपको फुल फॉर्म बताई थी। Z इज इक्वल टू, तो यहाँ पर समय 1 घंटा 20 मिनट है, तो टोटल हो जाएगा अपने पास 80 मिनट्स। 80 मिनट्स गुणा समय रहता है इसके अंदर सेकंड के अंदर, ये चीज ध्यान रखना भी खास करके। तो 9 गुणा 10 की पावर -5 है अपने पास, इतना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 44, JFET को चलाने के लिए किस प्रकार के पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। JFET को चलाने के लिए विच
टाइप ऑफ पैरामीटर इज यूज टू ड्राइव ए जेएफटी। तो जेएफटी हो गया, एफईटी हो गया, मोसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया, ये सब जो रहते हैं ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस रहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनिट जेएफईटी, एफईटी, मोसफेट, ये तीनों यूनिपोलर डिवाइस रहती है, यूनिपोलर। ओके, यूनिपोलर। अब इसके अंदर मोसफेट की बात करें, ये 100 किलो हर्ट्ज तक वर्क करता है। अनहैंसर्ड और डिप्लीशन प्रकार के मोसफेट अपने को मिलते हैं। और आईजीबीटी की बात करें, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फुल फॉर्म है इसकी। चलो लिख ही देते हैं यार इसमें। JFET इसका रहता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोसफेट का रहेगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET। FET की यहाँ पर लिखती फुल फॉर्म फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सी मोसफेट भी रहता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोसफेट का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था जोवे कहेंग ने। ओके, ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था? विलियम शोकले, जॉन वॉर्डे, वेल्टर बर्टन के द्वारा। ओके, तो अब यार फुल फॉर्म लिखने को चली नहीं है। आईजीबीटी की रहेगी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आईजीबीटी जो रहती है ये 20 किलो हर्ट्ज तक और 50 एम्पियर तक वर्क करती है मैक्सिमम। ओके, ट्राइक 400 हर्ट्ज तक, एससीआर 200 किलो हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 44 का रहेगा आंसर अपने पास बी। वोल्टेज के ऊपर वर्क करती है, वोल्टेज डिपेंडेंट रहती है, वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। किस पैरामीटर, किस प्रकार का पैरामीटर एसी ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पाया जाता? विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज फाउंड इन एसी ट्रांसमिशन लाइन बट नॉट फाउंड इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन? कोरोना लॉस एसी में भी होता है, डीसी में भी होता है, लेकिन डीसी में थोड़ा कम रहता है। कम की बात करें तो पॉजिटिव की तुलना नेगेटिव पर और कम होता है। ओके, हाई वोल्टेज लेवल डीसी में भी हो सकता है। डीसी के अंदर 500 केवी की एचवीडीसी लाइन हो सकती है, होती है। वाई रेजिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन वाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बताऊं मैं, एसी में डीसी की तुलना में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रीजन क्या है? ये पहला रीजन है स्किन इफेक्ट, जो डीसी में नहीं होता, एसी में होता है। एसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी पाई जाती है उसके आयाम के कारण रहता है। इंटरनल कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लेंस लगेगा, जिसके कारण इनर कोर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, आउटर कोर यूज होती है। इसीलिए कहते हैं कि स्किन इफेक्ट दूर करने के लिए होलो कंडक्टर, खोखला कंडक्टर होना चाहिए, जिसके कारण उसकी आउटर लेयर ही रहेगी, उसके अंदर करंट फ्लो करता रहेगा। यह स्टैंडर्ड कंडक्टर के अंदर काफी कम होता है स्किन इफेक्ट। ओके, एक तो स्किन इफेक्ट होगा, दूसरा हो गया प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। प्रोक्सिमिटी इफेक्ट के अंदर ये रहता है कि जिससे तो ये कंडक्टर है, ये कहीं से इनका पार्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो नजदीक आ गया, तो इनका मैग्नेटिक फ्लक्स आपस में लिंक करेगा। अगर समान डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन का बल लगेगा, विपरीत डायरेक्शन में है तो रिपल्शन का लगेगा।
समान डायरेक्शन में है, तो नज़दीकी भाग में जैसे नज़दीकी भाग आ गया ये भाग, ओके? इस भाग के अंदर धारा का मान कम होगा और जो दूर पार्ट रहेगा ये बाकी जो एरिया बचा, इसके अंदर करंट की वैल्यू हाई होगी। जैसे ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो रिपल्शन का बल लगेगा, नज़दीकी भाग में धारा की वैल्यू हाई रहेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके वैसे लिख लेना। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन का बल लगेगा, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। नज़दीकी भाग के अंदर धारा का मान ज़्यादा रहेगा, जैसे नज़दीकी पार्ट ये है कंडक्टर का, ये जो पार्ट है नज़दीकी पार्ट है, इसके अंदर धारा का मान रहेगा हाई और दूर वाले भागों में रहेगा कम। ये दो इफेक्ट्स के कारण रहता है, यहाँ पर लिख देता हूँ स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स के कारण एसी का प्रतिरोध डीसी की तुलना में हाई रहता है और ये दोनों इफेक्ट एसी लाइनों में पाए जाते हैं, एसी ट्रांसमिशन लाइनों में भी कह सकते हैं। ओके, ट्रांसमिशन के जो स्किन इफेक्ट है वो तो लगभग कंडक्टर्स में भी रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रहती जितना आपने सोचना है। ओके, तो 45 नंबर क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन अपने बी, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज नहीं पाया जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, किस श्रेणी के पावर एम्पलीफायर की दक्षता सबसे अधिक होती है? क्लास ए एम्पलीफायर रहता है, ये इनपुट के 360 डिग्री के लिए आउटपुट देता है। क्लास बी जो रहेगा ये 180 डिग्री के लिए आउटपुट देता है। क्लास ए बी रहेगा ये 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के मध्य इनपुट का आउटपुट देता है। अभी क्लास ए है तो ये इनपुट के पूर्ण साइकिल के लिए आउटपुट देगा। क्लास बी जो है ये इनपुट के आधे साइकिल के लिए आउटपुट देगा, यानी कि आधा इनपुट का आधा साइकिल आउटपुट में मिलेगा। और क्लास ए बी है उसके अंदर 180 से 360 के मध्य मिलेगा और क्लास सी के लिए 180 डिग्री से कम के लिए मिलेगा। ओके, और क्लास ए जो एम्पलीफायर है इसके अंदर एफिशिएंसी रहती है 35% से लेकर 50% तक। क्लास बी जो रहेगा इसकी एफिशिएंसी 78.58% तक। ए बी जो रहेगा इसकी 50% से लेकर 78.8 डिग्री तक 8%। और क्लास सी जो रहेगा इसके लिए एफिशिएंसी रहेगी 90%। ओके, तो एफिशिएंसी सी एम्पलीफायर जो है इसकी मैक्सिमम है। ओके, लेकिन डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन जो होगा ये मैक्सिमम होगा। क्लास जो अपने पास ए एम्पलीफायर है इसके अंदर दक्षता तो कम है लेकिन डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन जो होगा ये मिनिमम होगा। ओके, अब हाइगर्स और मेरिट फैक्टर की बात करें तो क्लास ए जो एम्पलीफायर होगा इसके अंदर रहेगा 2, क्लास बी जो रहेगा इसके लिए रहेगा 0.4, क्लास सी होगा इसके लिए रहेगा 0.25 और क्लास ए बी रहेगा इसके लिए 0.4 से लेकर 2 तक रहेगा 5 इयर्स ऑफ मेरिट फैक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपको शायद मिल गया होगा। बी एफिशिएंसी सबसे कम रहती है क्लास ए की और सबसे ज्यादा रहती है क्लास सी की। ए की एफिशिएंसी कम होती है लेकिन डिस्टॉर्शन, क्लास ए जो एम्पलीफायर है इसके अंदर एफिशिएंसी कम है तो डिस्टॉर्शन भी कम है। क्लास सी जो एम्पलीफायर है इसके अंदर एफिशिएंसी मैक्सिमम तो डिस्टॉर्शन जो है विरूपण जो है वो भी मैक्सिमम होगा। ओके, तो अभी अपने पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा बी, जो अपने पास ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 था ही नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में तो था लेकिन जो डाउनलोड किया उसके अंदर नहीं था। 48 नंबर क्वेश्चन,
उच्च टॉर्क विकसित करने के लिए क्रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर अधिक उपयुक्त होती है? Which of the following DC motor is more suitable for crane to develop high torque? हाई स्टार्टिंग टॉर्क अपने को चाहिए तो वो लेंगे डीसी सीरीज मोटर। हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। डीसी शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क रहता है ये समानुपाती होगा आर्मेचर धारा की। और डीसी श्रृंखला जो मोटर रहेगी इसके अंदर टॉर्क दो प्रकार से होता है। जब इधर लिखते हैं यार इसको, डीसी सीरीज मोटर के अंदर जब मैग्नेटिक पोल सेचुरेशन ना हो तो टॉर्क रहेगा समानुपाती आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। जब पोल सेचुरेशन कंडीशन में आ जाएंगे तो अपने पास जो टॉर्क रहेगा वो होगा आर्मेचर धारा के समानुपाती। ये क्वेश्चन काफी बार आ गया। लोड कंडीशन के अंदर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो टॉर्क जो आर्मेचर धारा के समानुपाती रहता है। नो लोड के अंदर तो वैसे ही अपने को पता है कि फील्ड सेचुरेट नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर रहेगा। जब मैग्नेटिक पोल सैचुरेशन ना हो तो टॉर्क रहेगा आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। फील्ड वाइंडिंग के पोल सैचुरेशन कंडीशन में आ गए तो टॉर्क होगा आर्मेचर धारा के समानुपाती। ओके। डिफरेंशियल जो कंपाउंड मोटर रहती है इसका स्पीड रेगुलेशन बताओ आप क्या रहता है? डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करें तो ये मोटर वेरिएबल भारों के अंतर्गत जो वेरिएबल्स लोड रहते हैं, वेरिएबल लोड रहते हैं, इनके अंदर वेरिएबल भारों के अंदर कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करवाती है। ओके। डीसी शंट जो मोटर की बात करें तो डीसी शंट मोटर के अंदर इसकी गति नो लोड से लेकर फुल लोड तक गति परिवर्तन बहुत कम माना जाता है, नगण्य माना जाता है। ओके। और सबसे ज्यादा गति वेरिएशन करता है श्रृंखला मोटर। और आपको अभी बताया था, पूछा था आपसे बी डिफरेंशियल डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर स्पीड रेगुलेशन क्या रहता है? तो यह एक ऐसी मोटर है जिसके अंदर स्पीड रेगुलेशन नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है इसको थोड़ा बता देता हूं आपको। जिसे जैसे इसके अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट इधर से आ रहा है, शंट फील्ड वाइंडिंग का अपोजिट आ रहा है, तो ये एक दूसरे को डिफरेंशियल कर रही हैं। तो टोटल फ्लक्स जो रहेगा अपने पास फाई आर रिजल्टेंट जो रहेगा फाई एस एच माइनस फाई एस सी, तो इन दोनों का रहेगा। जैसे आपको बताया कि मोटर के अंदर जो स्पीड रहती है वो बेक ईएमएफ के समानुपाती रहती है। जितना ज्यादा बेक ईएमएफ गति उतनी ज्यादा, लेकिन फ्लक्स जितना कम होगा गति उतनी ज्यादा रहेगी। तो अब शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स है उसको डिक्रीज कर रहा है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो कम होगा। फ्लक्स कम तो गति है। नो लोड कंडीशन के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स काफी कम रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही आप समझ सकते हो कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर नो लोड के अंदर गति इनफाइनाइट रहती है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू नगण्य कंडीशन के आसपास रहती है। इसीलिए नो लोड रहेगा तो डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग रहेगी उसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम, इसीलिए गति जो वैल्यू एक निश्चित वैल्यू तक मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ेगा सीरीज फील्ड के अंदर फ्लक्स होगा ये शंट फील्ड को डिक्रीज करेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू और गति बढ़ जाएगी। तो इसका स्पीड रेगुलेशन का जो फॉर्मूला रहता है ये होता है नो लोड पर स्पीड माइनस, एक मिनट यार थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, नो लोड पर स्पीड माइनस फुल लोड पर स्पीड अपॉन में फुल लोड पर स्पीड गुणा 100। ओके। तो नो फुल लोड पर स्पीड इसकी गति ज्यादा होगी तो अपने को आउटपुट नो लोड माइनस फुल लोड ज्यादा है तो ज्यादा अपने को नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन देखने को मिल रहा है। ओके। तो ये रहती है डीसी
डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की विशेषता। अभी अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सी रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला मोटर। श्रृंखला मोटर सेल्फ स्टार्टिंग के अंदर, ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन हो गया, होइस्ट क्रेन रहेगी, लिफ्ट के अंदर, क्रेन्स के अंदर यूज किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स उपलब्ध कराया जाना चाहिए? क्या लेटर बॉक्स होना चाहिए? आपातकालीन के अंदर लेटर बॉक्स जरूरी है? कंप्लेन बॉक्स, सजेशंस बॉक्स, तो कोई बॉक्स इसमें से रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी है। प्राथमिक उपचार पेटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थिंग विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थिंग मेथड? अर्थिंग करने का कौन सी विधि नहीं है? तो रोड अर्थिंग रहती है, पाइप अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है, स्ट्रिपिंग अर्थिंग रहती है, वाटर टेप अर्थिंग होती है। लेकिन रस्सी के माध्यम से क्या रस्सी के अंदर करंट फ्लो करेगा? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास ए। अपने जो पाइप प्लेट अर्थिंग करते हैं, प्लेट अर्थिंग के अंदर कॉपर की अगर प्लेट होगी तो इसका साइज रहेगा, डायमेंशन रहेगी 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर। अब लंबाई चौड़ाई 60 इधर वाली मानो या इधर वाली एक ही बात है, गुणा 3.18 mm रहेगा। ओके, विड्थ है 3.18 की। अगर अपने पास जीआई की प्लेट ले रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.3 mm। ओके, अगर कास्ट आयरन की अपने प्लेट लें तो इसके अंदर रहेगा 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 10 mm। ओके, ये अपने पास डायमेंशन रहती है। कॉपर की होगी तो 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 3.18 mm। जी की है तो 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.3 mm। कास्ट आयरन है तो 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 10 mm का अपने पास डायमेंशन रहती है प्लेट्स की। लंबाई चौड़ाई 60 है। और जो विड्थ होती है प्लेट की ये रहेगी 3.18 कॉपर के अंदर, 6.3 जी के अंदर, कास्ट आयरन के अंदर 10 mm। ओके, अब इसके अंदर आपको प्लेट अर्थिंग में बताता हूँ कि प्लेट अर्थिंग को कम से कम 2.5 से 3 मीटर की गहराई में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अंदर नमक और कोयले की जो मात्रा रहती है वो एक समान होनी चाहिए। नमी की मात्रा 20% से कम हो गई तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बढ़ना लिनियरिटी में बढ़ेगा। जैसे जैसे कम होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाएगी और अपनी अर्थिंग बेड कंडीशन में आ जाएगी। अर्थिंग को बढ़िया नहीं मानते हैं उस कंडीशन के अंदर। बड़े सब स्टेशन है तो उनके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी, जैसे अपने माने 0.5 ओम्स का। सब स्टेशनों की बात करें तो इनके अंदर 1 ओम से लेकर 2.5 ओम तक रहेगा और घरेलू पड़ों स्टेशन के अंदर 2.5 से लेकर 5 ओम तक रहेगा। ओके, और पानी डालने के लिए इसके अंदर अपने पास 19.2 mm डायमीटर की पाइप और 1.2 मीटर लंबी रहती है। पाइप अर्थिंग में माने, प्लेट में माने, इन अर्थिंग के अंतर्गत। ओके, पाइप जो अपने पास रहती है इसके अंदर जी की पाइप रहेगी तो इंटरनल डायमीटर 38 mm का रहेगा। और अपने पास कास्ट आयरन की है तो अपने पास पाइप अर्थिंग के अंदर इंटरनल जो डायमीटर होगा ये चाहिए 100 mm का। ओके, और इसके ऊपर जो सुराख निकाले जाते हैं पाइप के अंदर, जैसे पाइप के अंदर पानी डालेंगे तो पानी नीचे से मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर प्रवेश करेगा, जिसके कारण अपने पास जो कंटिन्यूटी है वो बेटर बनी रहेगी। तो इसके अंदर छिद्र निकाले जाते हैं वो 12 mm के रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अपने पास इनके अंदर प्लेट अर्थिंग की बात करें या पाइप अर्थिंग, इसके अंदर 12.7 mm का वायर रहता है, जिसे 13 mm की पाइप से बाहर निकाला जाता है। ओके, तो अभी अपने पास 50 नंबर का आंसर रहेगा ए। रस्सी के माध्यम से अर्थिंग करना कोई अर्थिंग का मेथड नहीं है। ओके दोस्तों, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। कोई भी डाउट लगे क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ओके, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।